हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 12th का जो है लेक्चर 3 जीवो में जनन का लेक्चर 3 लेकर के आया हूं आज आपके लिए। लेक्चर 3 जीवो में जनन, ये हर बोर्ड के लिए यहाँ पर तैयारी होता है। ये जो आपका आपने जो ये चैनल बनाया है बायो सक्सेस एकेडमी के नाम से, ये चैनल नहीं, ये तो एक पहली बात की एक परिवार है। ये आपका परिवार है, आपके द्वारा बनाया गया परिवार है। तो इसमें हम लोग जो 2024 का फिजिक्स का बहुत अच्छा हम वीडियो अपलोड किए हुए थे। फिजिक्स का पूरा फुल रिवीजन और उसके बाद हाफ हाफ रिवीजन भी कराए थे, बुक 1 बुक 2। तो अब हम चल रहे हैं 2025 की ओर। 2025 में जो बायोलॉजी का, आप बायोलॉजी अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो मैं पूरा गारंटी देता हूँ कि आप 90 नंबर प्लस 4 दीजिएगा। केवल वही कंटेंट हम पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड में लड़ेगा। आप किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक ना। आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपके लिए ये मतलब आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। देखिए, ये है आपका लेक्चर 3। लेक्चर 2 तक हम पढ़ा चुके हैं। आप जा करके देखिए, मैं बोलता हूँ आप इस परिवार से पढ़िए और आप भूल करके दिखाइए, फिर आप समझेंगे। देखिए, लैंगिक जनन का घटना इसमें हम पढ़ाएंगे। जीवन चक्र प्रवस्था, लैंगिक जनन आपको बताएंगे। लैंगिक जनन पढ़ा भी चुके हैं। लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन के जितने भी प्रकार है, और अब लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में जो भी घटना घटता है वो सब आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको काट दीजिए। आपको देखिए लैंगिक जनन होता क्या है। लैंगिक जनन फिर हम आपको बताते हैं कि लैंगिक जनन होता क्या है। देखिए, जिसमें दो विपरीत जिसमें दो विपरीत नर व माधव, ठीक ना, भाग लेता है। देखिए देखिए जिसमें दो विपरीत जीव भाग लेता है, ठीक, हाँ। और अपने समान ये दोनों के संयोजन से एक संतति उत्पन्न होता है, ठीक, हाँ। इस दोनों के संयोजन से ये देखिए, दो विपरीत जीव भाग लिया, इसके बीच संयोजन हुआ और इन संयोजन से एक नया संतति उत्पन्न हुआ। तो जनन की इसी प्रक्रिया को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में आप क्या देखे थे, केवल एक ही जनक जीव था। मतलब देखिए, केवल एक ही जनक जीव था। देखिए, ये एक जनक जीव है, इसी से अगर नया संतति हूबहू इसके समान अगर जन्म ले लेता है तो इसको हम लोग अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। देखिए, अब देखिए लैंगिक जनन आप समझ गए हैं। और देखिए, लैंगिक जनन पर आपको बोलेगा टिप्पणियाँ लिखने या लैंगिक जनन का कुछ विशेषता बोलेगा लिखने के लिए, या बोलेगा लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं परिभाषित करें उदाहरण सहित। तो मतलब आप उस पर आप ये इतना लाइन अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा लाइन नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। पूरा का पूरा नंबर, आपको वही कंटेंट दे रहे हैं जो आपके बोर्ड में टकराएगा और आप नॉलेज के लिए पढ़िए, ठीक ना। देखिए, इसमें दो विपरीत जनक जीव भाग लेता है। आपको पता है लैंगिक जनन, आप अपने माता पिता से जन्म लिए हैं तो दो जीव है, अन्यथा जो भी लैंगिक जनन होता है उसमें दो विपरीत जीव भाग लेता है सबसे पहले, ठीक। देखिए, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। मतलब जो जनन कोशिका में जो अर्धसूत्रीय विभाजन के पश्चात ही युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए, इसमें बहुकोशिकीय जनक जीव भाग लेता है। हम, आप, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, ये सब बहुकोशिकीय जनक जीव है। और इसमें बहुकोशिकीय जनक जीव भाग लेता है, ठीक ना। एकल कोशिकीय जनक जीव भाग नहीं लेता, वो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आ जाता है आपका, ठीक। उसके बाद देखिए, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण कैसे होगा, देखिए, एक नर है, ठीक, ये नर है और ये मादा है, ठीक, हाँ। ये भी अपना नर युग्मक बनाया, ये भी अपना मादा युग्मक बनाया। ये दोनों का संयोजन हुआ, संयोजन के पश्चात युग्मनज बना, फिर युग्मनज परिवर्धन होकर के एक शिशु में बदल गया। तो देखिए, लैंगिक जनन में आपका नर भी हुआ, मादा भी हुआ, ये दोनों के संयोजन से ही एक शिशु का निर्माण हो गया। लेकिन अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक जीव रहेगा, एक जनक जीव है और इसी के शरीर से ही नया जनक जीव, नया संतति का उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए उसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जबकि आपका लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। उसमें देखिए, इसमें उत्पन्न संतति क्लोन नहीं होता है। आप अपने माता-पिता के बिल्कुल समान तो नहीं है हूबहू, उसके जैसा दिखते हैं बट हूबहू कॉपी नहीं है। क्लोन का मतलब हो गया कॉपी, जो मतलब अमीबा जो द्विखंडन करता है, तो अमीबा से उत्पन्न संतति जो होता है वो टू कॉपी अमीबा ही होता है, ठीक ना। देखिए, आप लैंगिक जनन के बारे में इतना समझ गए हैं। अब हम चलते हैं अगले जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। देखिए, हम आपको बोले ना, आप मेरी यहाँ से आप पढ़िए, मैं ये नहीं बताता हूँ कि यही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। दुनिया में जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, बट
अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप बहुत मतलब भाग्यशाली है, जो कि आप 90% बायोलॉजी में क्रॉस कर सकते हैं, ठीक ना? क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, अभी थोड़ा वक्त खराब है, सही वक्त आ जाएगा और आप लोग से इसीलिए हेल्प मांगते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक ना? देखिए, लैंगिक जनन में घटना क्या है? ये मेल है, हम आपको क्या बोले थे, दो विपरीत जनक जीव, मेल और ये फीमेल, ये दोनों के संयोजन से देखिए नर अपना नर युग्मक का निर्माण किया, मादा अपना मादा युग्मक का निर्माण किया। फिर देखिए ये दोनों का संयोजन हुआ, ये देखिए ये दोनों का संयोजन के पश्चात युग्मनज का निर्माण हो गया। यही है युग्मनज। आपसे कहाँ-कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, हम हर चीज़ आपको बताएँगे। ये आपका हो गया युग्मनज। युग्मनज आपका द्विगुणित हो जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए लैंगिक जनन का घटना अगर आप इसको माइंड में रख लेते हैं, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा कि लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, लैंगिक जनन में 2 विपरीत नर मतलब 2 विपरीत जनक जीव भाग लेता है, एक नर और एक मादा। एक नर और एक मादा भाग लेता है। नर अपना नर युग्मक का निर्माण करता है, मादा अपना मादा युग्मक का निर्माण करता है। जब ये दोनों का आपस में संयोजन होता है, तो आपका युग्मनज का निर्माण होता है। यही युग्मनज परिवर्धन होकर के शिशु का निर्माण कर देता है, ठीक ना? देखिए, नर युग्मक, देखिए नर युग्मक एन मतलब अगुणित, आपसे पूछेगा युग्मक प्रायः होता है तो आपको अगुणित लगाना होगा, जबकि आपको युग्मनज पूछेगा तो आपको द्विगुणित लगाना पड़ेगा। देखिए युग्मनज आपका द्विगुणित है, 2n है, जबकि आपका देखिए युग्मक आपका n है, युग्मक आपका n है लेकिन युग्मनज आपका 2n है। तो युग्मनज आपका हमेशा द्विगुणित हो जाता है और युग्मक अगुणित हो जाता है। आप इसको रट लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, चाहे समझ लीजिए। क्योंकि देखिए युग्मक अगुणित क्यों होता है, ये भी आपको हम कॉन्सेप्ट बताएँगे, वो अगला चैप्टर में है, ठीक ना? जब आप मानव जनन ये चैप्टर पढ़िएगा, जब आप मानव जनन जब आप मानव जनन चैप्टर पढ़िएगा, तो आपको समझ आएगा कि युग्मक अगुणित क्यों होता है। देखिए, अभी हम आपको क्या पढ़ाए थे, देखिए इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन पाया जाता है, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन पाया जाता है। मतलब देखिए, जब नर व मादा का वृषण कोश में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, तो आपके उसके पश्चात आपका जो द्विगुणित हो जाता है ना, मतलब द्विगुणित कोशिका अगुणित कोशिका में बदल जाता है, जिसको हम लोग युग्मक कहते हैं, ठीक ना? अर्धसूत्रीय विभाजन क्या हो गया, ये देखिए ये 4 है, अगर इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, ये 4 में अगर अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, तो ये आधा-आधा में बँट जाएगा। 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। तो ये आपका 4 था, ये 2 और 2 4 हो गया। देखिए, देखिए वही देखिए यहाँ, देखिए इसके जनन कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन हो गया, ये द्विगुणित था इसका जनन कोशिका, बट ये आपका अगुणित में बदल दिया। ये देखिए आपको अगुणित में बदल दिया, फिर इसका संयोजन हुआ और इसका संयोजन हुआ, फिर आपका युग्मनज बन गया, युग्मनज आपका द्विगुणित हो गया, ठीक? युग्मनज आपका विकास करके भ्रूण का निर्माण करेगा और भ्रूण आपका एक संतति में बदल जाता है, ठीक ना? अब देखिए मुझे पूरा आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। इतना डिटेल वाइज़ तो आपको मतलब बहुत कम जगह ही समझाएगा, ठीक ना? और आपको पता है कि मतलब मैं तो उतना अच्छा अभी नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहा हूँ और मुझे बिलीव है कि आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मैं वो कंटेंट ला के दूँगा जो आप लोग खोज रहे हैं, ठीक ना? आप बायोलॉजी के लिए आप यहाँ पर ये जो आपने जो इसको प्यार दिया है ना बायो सक्सेस अकेडमी को, ये आपका चैनल है, ये मेरा कुछ नहीं, आपके द्वारा बनाया गया है और आपका ये परिवार, आप इसको जितना-जितना प्रेम कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, उतना ही हम बेस्ट कंटेंट लेकर के आएँगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यहाँ से आपका नॉलेजेबल भी है। देखिए, हम आपको पढ़ाए भी थे, युग्मक आपका अगुणित हो जाता है। युग्मक आपका अगुणित हो जाता है। आज मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ और आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा, तो अगर ये चैप्टर आपके बोर्ड में है, जैसे ये चैप्टर बिहार बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में नहीं है और जिस भी बोर्ड में होगा, तो देखिए युग्मक अगुणित हो जाता है। ये क्वेश्चन हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर में छप के आएगा। युग्मक प्रायः होता है, आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं मेरे से कि युग्मक अगुणित हो जाता है, तो आप वहाँ टिक मार दीजिएगा अगुणित होता है, ठीक ना? अगला देखिए, युग्मनज आपका द्विगुणित हो जाता है। युग्मनज आपका द्विगुणित हो जाता है, जो कि युग्मक आपका अगुणित हो जाता है। तो युग्मनज द्विगुणित क्यों होता है, ये भी सुन लीजिए। देखिए,
युग्मनज द्विगुणित क्यों हो जाता है? देखिए आपका यही कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट यही हो रहा है। देखिए क्योंकि एक युग्मक अगुणित हो जाता है और एक युग्मक अगुणित हो जाता है, और युग्मनज का निर्माण दो विपरीत युग्मक के मिलने से हो जाता है। एक मेल का युग्मक एक होता है फीमेल का युग्मक, ये भी एन ये भी एन मिलकर बना दिया 2n। मतलब जब दो अगुणित युग्मक का संयोजन होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज आपका द्विगुणित हो जाता है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट हम बताते चलेंगे। उसके बाद देखिए युग्मक का निर्माण निषेचन के पहले हो जाता है। मतलब निषेचन होगा तभी तो आपका युग्मनज का निर्माण होगा ना। ये भी नर युग्मक बनेगा, ये भी नर युग्मक, दोनों मिल गया तब उसके बाद युग्मनज का निर्माण हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। देखिए निषेचन किसे कहते हैं? देखिए ये भी नर युग्मक और ये भी नर युग्मक मिला, इसी मिलने की घटना को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात आपका युग्मनज का निर्माण हो गया। तो निषेचन से पहले ना आपका युग्मक का निर्माण हो गया, यही ना नर युग्मक मादा युग्मक जब निषेचन किया, संलयन किया, तब आपका युग्मनज का निर्माण हो गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब है, ठीक नहीं? ये आपको बोर्ड में नहीं पूछेगा बट नॉलेज रखना जरूरी है। आप सिर्फ बोर्ड के लिए मत पढ़िए, क्योंकि आपको भी कल जा करके बेहतरीन कंटेंट देना है। आप भी अपने मतलब जो भी है समाज को सुधारिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा को इकट्ठा करें। देखिए युग्मनज का निर्माण निषेचन के बाद होता है। निषेचन हो गया, संलयन हो गया, उसके पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। अब देखिए जीवन चक्र प्रवस्था क्या है? जीवन चक्र प्रवस्था से आप क्या समझते हैं? जीवन चक्र प्रवस्था आपको हम समझाते हैं। ज- कोई भी जीव है, सब इंसान, वो जो भी कुत्ता है, बिल्ला है, जो भी है, बिल्ली है, जो भी है, सभी तीन अवस्था से गुजरता है। एक तो किशोरा अवस्था, जिसको पादप में कायिक प्रवस्था कहते हैं। एक प्रजनन का अवस्था, ठीक बीच वाला अवस्था वयस्क अवस्था। एक होता है जिनार्व अवस्था। जिनार्व अवस्था देखिए कायिक अवस्था व किशोरा अवस्था, किसी भी जीव का वह अवस्था जिसमें वह प्रजनन नहीं कर पाता है, अर्थात जिसमें उसका मेंटलिटी का विकसित होता है, उस अवस्था को हम लोग किशोरा अवस्था कहते हैं। प्रजनन अवस्था सजीव का वह अवस्था, जीवों का वह अवस्था जिसमें वह प्रजनन करने योग्य हो गया, अर्थात संतति उत्पन्न करने योग्य हो गया, प्रजनन अवस्था कहलाता है। जिनार अवस्था किसी भी जीव का वह अवस्था जिसमें उसका सभी उपापचय क्रिया खत्म होने लगता है, जिनार अवस्था कहलाता है। देखिए आपका क्या है किशोरा अवस्था। आप कॉपी में ऐसे नोट करते चलेगा किशोरा अवस्था क्या होता है। किशोरा अवस्था क्या होता है? देखिए किसी भी जीव का प्रजनन काल से पहले की अवस्था को किशोरा अवस्था कहते हैं। मतलब कोई भी जीव है उसका प्रजनन मतलब वो संतति को उत्पन्न नहीं कर पाता, उससे पहले की अवस्था को उसको किशोरा अवस्था कहा जाता है। मतलब एक बेबी, एक बच्चा जो है वो 10 से लेकर के 12 साल तक के बच्चा का जो अवस्था है उसको आप लोग किशोरा अवस्था कह सकते हैं, ठीक ना? बचपन की अवस्था देखिए हम आपको क्या बताएं कि हम आपको पढ़ाएंगे और आप भूल के दिखा दीजिए, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक ना? आप किशोरा अवस्था मतलब आपको इतना नहीं याद रहा उर्दू फारसी, बट आपको एक चीज याद रहेगा जो हमको पता है अच्छे से, वो है आपका बचपन का अवस्था। मतलब बचपन का अवस्था को किशोरा अवस्था कहते हैं। और देखिए प्रजनन का अवस्था से आप क्या समझते? देखिए किसी भी जीव का वह अवस्था, किसी भी जीव का वह अवस्था जिसमें वह संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है, प्रजनन का अवस्था कहलाता है। मतलब किशोरा अवस्था बचपन का अवस्था हो गया, किशोरा प्रजनन अवस्था वयस्क अवस्था, मतलब जिसमें आप 18 साल से लेकर के आप अंतिम तक का 50 या मतलब 18 से लेकर के रखिए ना 40 साल तक की उम्र, जो जो मतलब जो रेशियो के अनुपात हम बोलते हैं 18 से लेकर 40 तक का उम्र, जो ये आपका प्रजनन का अवस्था अर्थात वयस्क का अवस्था को बताता है, ठीक ना? वयस्क का अवस्था को बताता है। उसके बाद देखिए अगला देखिए हम आपको बताते हैं जिनार्व अवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए जिनार्व अवस्था क्या है? किसी भी जीव का वह अवस्था जिसमें उसका उपापचय क्रिया खत्म होने लगता है, उस अवस्था को जिनार्व अवस्था कहते हैं। मतलब अंतिम का अवस्था, मतलब देखिए बुढ़ापा का अवस्था, मतलब जो आपका दादा दादी है तो बुढ़ापा का अवस्था। मतलब देखिए वह अवस्था, मतलब देखिए आप अभी बच्चे हैं, आप अभी 9th या 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक? उसके बाद आपका 4 साल 5 साल के बाद आप वयस्क हो जाइएगा, आप
आपका शादी ब्याह हो जाएगा, आप संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाइएगा। तो ये अवस्था आपका किशोरा अवस्था, ये अवस्था आपका जिनार अवस्था, जब आप बूढ़ा हो जाइएगा, जब आपका अंतिम टाइम आ जाएगा, तो ये अवस्था हो गया आपका जिनार अवस्था। और अर्थात जिनार अवस्था में सभी का उपापचय क्रिया खत्म होने लगता है। तो किसी भी जीव का वह अवस्था जिसमें उपापचय क्रिया खत्म होने लगता है, उस अवस्था को जिनार अवस्था कहते हैं, अर्थात अंतिम का अवस्था या बूढ़ा का अवस्था, ठीक ना। देखिए, आपके लिए जो हम लेकर के आए हैं ना कंटेंट, बहुत टाइम लगता है मेरे भाई, खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत वर्क करना पड़ता है, ठीक ना। आपको मतलब अगर आपको 30 मिनट का वीडियो मिल रहा है, तो इसमें 3 घंटा लग जाता है, 30 मिनट का वीडियो तब होता है क्रिएट। देखिए, किशोरा अवस्था से आप क्या समझते हैं, या कायिक प्रवस्था आपको समझा चुके हैं। किशोरा अवस्था पुष्प में उसी अवस्था को कायिक अवस्था कहते हैं। प्रजनन अवस्था जिनार अवस्था। अब बताइए, आप भूल करके बताइए किशोरावस्था किसे कहते हैं। बचपन की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। ये बचपन की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। प्रजनन अवस्था मतलब वयस्क का अवस्था, जिसमें आप संतति उत्पन्न करने योग्य हो गए, ठीक। उसके बाद देखिए जिनार अवस्था, बुढ़ापा का अवस्था, दादा दादी हो गया, ये जिनार अवस्था, इसमें इसका सभी शक्ति खत्म होने लगता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्या है, वही है इसमें समझाने वाला है, ठीक ना। अगला देखिए, पादप में भी अवस्था होता है, पादप में भी प्रजनन का अवस्था होता है। एक होता है मोनोकॉर्पिक पादप, एक होता है पॉलीकॉर्पिक पादप। मतलब आप तो मनुष्य में देख लिए प्रजनन का अवस्था 3 प्रकार का होता है, मतलब जीवन चक्र अवस्था 3 प्रकार का होता है। तो अब उसमें प्रजनन अवस्था देखिए, अब प्रजनन अवस्था में भी आप देखिए पादप के अंदर भी होता है मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक पादप। उसके बाद देखिए मोनोकॉर्पिक पादप क्या होता है। देखिए मोनोकॉर्पिक पादप क्या होता है। देखिए जो पादप अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प का निर्माण करता है, केवल एक बार पुष्प का निर्माण करता है, मोनोकॉर्पिक पादप कहलाता है। जैसे गेहूं, धान और बांस। हम आपको एक प्राइवेट चीज बताते हैं, जो कि आपको शायद ही कोई कोई टीचर बताएगा। देखिए जितना भी एक बीजपत्री पादप है, देखिए इसके अंदर आपका एक बीजपत्री पादप आ जाएगा, एक बीज पत्री। जितना भी एक बीजपत्री पादप होगा, वो सभी आपका मोनोकॉर्पिक पहला कहलाएगा। आप इसको गांठ बांध लीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, मोनोकॉर्पिक पॉलीकॉर्पिक। आपको पता होना चाहिए कि एक बीजपत्री पादप क्या होता है और द्विबीजपत्री पादप क्या होता है, ठीक ना। वो हम आपको पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन में बहुत डिटेल वाइज बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए जितना भी एक बीजपत्री वाला पादप होगा, वो सभी आपका मोनोकॉर्पिक पादप कहलाएगा। और उसके अलावा तो आप जानबे करते हैं पॉलीकॉर्पिक मतलब बहुबीजपत्री या द्विबीजपत्री पादप को हम लोग पॉलीकॉर्पिक पादप कहते हैं। उसके बाद देखिए, अब देखिए आप क्या होता है मोनोकॉर्पिक पादप। पादप में प्रजनन अवस्था 2 होता है, एक होता है मोनोकॉर्पिक पादप, एक होता है पॉलीकॉर्पिक पादप। देखिए जो पादप अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प का निर्माण करता है, मोनोकॉर्पिक पादप कहलाता है। मतलब देखिए आम को आप क्या देखे हैं, पूरे जब तक आम का आप पेड़ लगाए हैं और जब तक ये पेड़ नष्ट नहीं हो जाता, क्या देखे हैं आप तक कि अंतिम अवस्था तक वो एक ही बार आम का निर्माण करता है क्या, आम उत्पन्न करता है? नहीं, अनेकों बार करता है। हर आप देखते हैं गर्मी के मौसम में आम का वृक्ष में आम लगता है, और एक आम का वृक्ष लगभग जो है 40 से 50 साल तक जाता ही है, 40 के आसपास जाता है, बहुत अच्छा। तो 40 साल में आपका हर सीजन में वो आम का निर्माण करता है, तो वो आपका मोनोकॉर्पिक नहीं होगा। वह पादप जो केवल अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प का निर्माण करता है, उसको हम लोग मोनोकॉर्पिक पादप कहते हैं। जैसे देखिए गेहूँ हो गया, आपने गेहूँ को बोया, ठीक, आपने गेहूँ को बोए, उसके बाद देखिए क्या हुआ, गेहूँ 2-3 महीना का इसका जीवन काल होता है। आप एक बार गेहूँ को काट लिए, गेहूँ में जब मतलब बीज हो गया, आप उसको काट लिए, काटने के बाद तो गेहूँ नहीं रहेगा, फिर आप खेत में से गेहूँ को हटा करके फिर आप अगला फसल को बो दीजिएगा, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया। तो देखिए गेहूँ को जब आप बोए थे, उसके बाद 2-3 महीना के बाद जब ये आपको अनाज दिया, आप इसको काट के जड़ से हटा दिए, तो इसका जीवन काल 2 से 3 महीना का होता है, और ये आपको अनाज दे दिया। मतलब ये अपना फल का निर्माण कर दिया, पुष्प का निर्माण कर दिया। मतलब देखिए गेहूँ को जब आप बोए, वो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार आपको गेहूँ का निर्माण करता है। ऐसा थोड़ी है कि आप एक बार गेहूँ का खेती कर लिए और 6 साल तक आपको वो अपना अनाज दे रहा है, अपना फल दे रहा है।
तो उस हिसाब से नहीं होगा, ठीक ना? जो पादप अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प का निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है, उसी पादप को आप मोनोकॉर्पिक पादप कह सकते हैं, उसी पादप को मोनोकॉर्पिक पादप कह सकते हैं। और इसमें सभी एक बीजपत्री वाला पादप आता है। जैसे आप देखिए नीलकुरंजी हो गया, नीलकुरंजी पादप को आप देखिएगा, अगर आप नीलकुरंजी पादप को आप अगर लगाए हैं, ठीक ना? तो अगर मानिए इसका जीवन अवधि 1 साल रहेगा, तो ये 1 साल में केवल एक ही बार पुष्प का निर्माण करेगा। ये एक बार से अलावा पुष्प का निर्माण नहीं करेगा। अगर ये एक बार के अलावा पुष्प का निर्माण करता है, तो ये मोनोकॉर्पिक नहीं कहलाएगा, ये पॉलीकॉर्पिक कहलाएगा, ठीक ना? तो मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक में क्या अंतर है। ठीक, देखिए नीलकुरंजा हो गया बाँस। देखिए बाँस का जीवन अवधि 500 वर्ष होता है, 500 वर्ष से भी अधिक का होता है। 500 वर्ष से भी अधिक का होता है, ठीक ना? लेकिन बाँस देखिएगा अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प का निर्माण करता है, वो बार-बार कतई नहीं करेगा, ठीक ना? जैसे धान हो गया, धान भी आपको एक ही बार धान देगा, ठीक ना? धान का फसल लगाइए, 2 से 3 महीना या 4 महीना उसका जीवन काल होता है, वो केवल एक ही बार आपको धान का निर्माण करेगा, ठीक? अगला देखिए क्या है, पॉलीकॉर्पिक। अब देखिए पॉलीकॉर्पिक पादप क्या होता है? देखिए जो पादप अपने पूरे जीवन काल में अनेकों बार पुष्प का निर्माण करता है, पॉलीकॉर्पिक पादप कहलाता है, सॉरी पॉलीकॉर्पिक पादप कहलाता है, ठीक ना? जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, पपीता हो गया आदि बहुत सारा है। जैसे देखिए आम, आम आप एक बार लगाए, आज आप आम लगाए हैं, ठीक? जब ये आम का वृक्ष बड़ा हो जाएगा, आपको गर्मी के मौसम में तो आम का फल देगा, अगले साल भी ये आम आपको फल देगा, उसके अगले साल भी ये आम आपको आम का फल देगा। पपीता, आप आज लगाए पपीता, 6 महीना के बाद पपीता का वृक्ष बड़ा हो गया, फिर पपीता में फल होगा, अगले साल फिर पपीता में फल होगा, 6 महीना के बाद फिर पपीता में फल होगा। तो इसलिए इसको पॉलीकॉर्पिक के अंतर्गत रखा गया है। मतलब वह पादप जो अपने पूरे जीवन काल में अनेकों बार पुष्प, फल इत्यादि का निर्माण करता है, उसको पॉलीकॉर्पिक पादप कहा जाता है। मतलब ये आम का वृक्ष जब तक मर नहीं जाता है, जब तक मिट्टी में नहीं मिलेगा, तब तक आपको ये आम का फल देता रहेगा। जबकि आपको गेहूँ हो गया, जैसे आपको गेहूँ हो गया, धान हो गया, बाँस हो गया, ये सब पादप आपको केवल अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प अथवा फल का निर्माण करता है, ठीक ना? तो मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक में क्या अंतर है। देखिए, मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक, देखिए धान को जो आप बोते हैं, ये केवल अपने 3 महीना या 4 महीना का, ये जो भी 2 महीना का इसका जीवन काल होता है, ये केवल एक ही बार गेहूँ का निर्माण करेगा, इसका पादप, और आप इसको काट लेते हैं, फिर आप इसको दोनी कर देते हैं, मतलब जो भी कीजिए, ठीक? उसके बाद देखिए धान है और गेहूँ है, ठीक है? तो ये हो गया आपको मोनोकॉर्पिक। उसके बाद देखिए पॉलीकॉर्पिक, जैसे सेब का देखिए, आप सेब का जो आप प्लांट लगाते हैं, तो आपको जो जो मतलब जिस भी माह में सेब का निर्माण होता है, 1 महीना देखिए 1 साल में अगर मानिए एक ही बार सेब का निर्माण होता है, हमें नॉलेज नहीं है सेब के बारे में, ठीक ना? हमें सेब के बारे में नॉलेज नहीं है। मानिए आपको ये गर्मी के मौसम में सेब का निर्माण हो गया, गर्मी के मौसम में सेब का निर्माण हो गया, फिर अगला बार मतलब ठंडी के मौसम में सेब का निर्माण हो गया, तो फिर अगले बार ये ठंडी के मौसम में सेब का निर्माण करेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक बार इसका सेब का निर्माण हो गया और यह डेथ कर गया, ऐसा नहीं है। अनार को आप देखिए, हर साल आपका अनार का निर्माण करेगा, जब तक ये प्लांट मर नहीं जाता, ठीक ना? तो मुझे आशा है कि आपको मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक ना? मोनोकॉर्पिक क्या होता है और पॉलीकॉर्पिक क्या होता है, आपको कोई भी पूछेगा, आप बिना हिचकिचाए नहीं डरिएगा, और आप आंसर रगड़ के दीजिएगा। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव। इसमें आप एक बीजपत्री पादप, इसमें आप कुछ नहीं, इसमें आप एक बीजपत्री पादप याद रखिए। मोनोकॉर्पिक मतलब एक बीजपत्री, एक बीजपत्री पादप, इसमें बहुबीजपत्री या पॉलीबीजपत्री पादप या एक से अधिक बीजपत्री पादप, ठीक ना? तो चलिए अगला क्या देखते हैं। देखिए, अब देखिए मोनोकॉर्पिक, पॉलीकॉर्पिक समझ गए। देखिए, अब देखिए मानव मादा में प्रजनन का अवस्था, आप पादप में देख लिए मोनोकॉर्पिक, पॉलीकॉर्पिक, अब आपका आ जाता है मादा में प्रजनन का अवस्था। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप अगला भी चैप्टर में पढ़िएगा, प्राइमेट मादा और नॉन प्राइमेट मादा। मादा 2 प्रकार का होता है, प्राइमेट मादा और नॉन प्राइमेट मादा। देखिए,
प्राइमेट मादा वह होता है जो हम लोगों की तरह दिखता है, मतलब जो होमो सेपियंस के अंतर्गत आता है। जैसे हो गया आपको, देखिए आपको हम बताते हैं प्राइमेट मादा, देखिए जैसे हो गया आपको बंदर, ठीक, चिंपैंजी, ठीक, गोरिल्ला, गोरिल्ला हो गया, उसके बाद मानव हो गया, देखिए मानव हो गया। तो ये हो गया आपको जो है, जो मतलब जो हम लोगों के जैसा दिखता है, जो होमो सेपियंस के अंतर्गत आता है, उसको प्राइमेट मादा कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए प्राइमेट मादा वह मादा को कहा जाता है जिसमें जनन चक्र के दौरान, जिसमें जिसमें देखिए जनन चक्र के दौरान, ठीक ना, जनन चक्र के दौरान ब्लड का, देखिए प्राइमेट मादा वह मादा होता है जिसमें आर्तव चक्र के दौरान, आर्तव चक्र के दौरान ब्लडिंग होता है, आर्तव चक्र के दौरान ब्लडिंग होता है, उसको प्राइमेट मादा कहा जाता है। और देखिए नॉन प्राइमेट मादा से आप क्या समझते हैं, देखिए वह मादा, देखिए वह मादा जिसमें आर्तव चक्र के दौरान, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, आर्तव चक्र के दौरान, के दौरान ब्लडिंग का इश्यू नहीं होता है, ब्लडिंग नहीं होता है। जिस मादा में ब्लडिंग नहीं होगा वो नॉन प्राइमेट मादा होगा, और जिस मादा में ब्लडिंग की क्रिया होगा वो प्राइमेट मादा हो जाएगा। तो हम लोग प्राइमेट मादा हो गए, आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पूछेगा एग्जाम में, ऐसे पूछेगा निम्न में से प्राइमेट मादा है, ठीक ना। देखिए प्राइमेट मादा आपको हो गया, जैसे हो गया आपको देखिए मानव, ठीक, बंदर, चिंपैंजी, चिंपैंजी, ठीक, ये सब हो गया आपको प्राइमेट मादा। और इसमें ब्लडिंग का स्टेज होता है, आर्तव चक्र के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपको ब्लडिंग दिखने को मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 3 से 5 दिन तक ब्लडिंग की अवस्था होता है। जबकि देखिए नॉन प्राइमेट मादा, नॉन प्राइमेट मादा होगी आपको, जैसे देखिए, देखिए गाय, कुत्ता, बिल्ली, बिल्ली, ये सब हो गया आपको नॉन प्राइमेट मादा। इसमें आर्तव चक्र के दौरान आपको ब्लडिंग नहीं दिखता है, ब्लडिंग नहीं दिखेगा इसमें, ठीक ना। तो मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा समझ करके। ये जितना भी डायग्राम दिया हुआ है, आप सभी को, आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, ठीक ना। जो कि 2 बार अगर आप देख लीजिएगा, इतना में कंटेंट, बेहतर कंटेंट मिला है आपको ना। देखिए एक पिक्चर 1000 शब्दों को दर्शा सकता है। इसीलिए हम हर जो टॉपिक, देखिए मोनोकॉर्पिक पादप आपको पढ़ा के भी हम नहीं समझ, आप नहीं समझ पाते। बट ये आप गेहूँ, धान, बाँस, इसको आप समझ करके समझ गए होंगे कि एकबीजपत्री पादप क्या होता है, और द्विबीजपत्री पादप भी आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और उसके बाद देखिए मोनोकॉर्पिक, पॉलीकॉर्पिक, तो देखिए डायग्राम इसलिए हम लेकर के आते हैं ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आए, और आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका हो जाएगा लैंगिक जनन का घटना, जैसे निषेचन पश्च घटना, निषेचन पूर्व घटना। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।